गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स टॉक और आज हम देखने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 के पेपर पब्लिक फाइनेंस की यूनिट 1 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पब्लिक फाइनेंस डील्स विद गवर्नमेंट। सार्वजनिक वित्त सरकार के किससे संबंधित है? उत्पादन, आय व्यय, विपणन या व्यापार। तो साथ साथ आप भी सोच के आंसर अपने मन में सोच लें ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने सही कर पा रहे हैं अभी। तो वित्त का मतलब होता है आय और व्यय से संबंधित। तो सार्वजनिक वित्त सरकार के आय व्यय से संबंधित, निजी वित्त लोगों के आय व्यय से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि आय और व्यय। दूसरे प्रश्न को देखते हैं अब। सार्वजनिक वित्त का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, सामाजिक कल्याण करना, निर्यात या बिक्री। तो लाभ कमाना जो है ये उद्देश्य होता है निजी वित्त का, ना कि सार्वजनिक वित्त का। सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य क्या है? सोशल वेलफेयर या सामाजिक कल्याण। तीसरा प्रश्न है, पब्लिक फाइनेंस इज ए ब्रांच ऑफ। सार्वजनिक वित्त किसकी शाखा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, सांख्यिकी नहीं, और फोर्थ ऑप्शन है व्यवसाय नहीं। तो हमारा आंसर हो गया सार्वजनिक अर्थशास्त्र या पब्लिक इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राइवेट फाइनेंस रिलेटेड टू। निजी वित्त किससे संबंधित है? निजी व्यक्ति या फर्म से संबंधित है। सरकार से तो सरकारी वित्त होगा, सार्वजनिक वित्त होगा। तो आंसर हो गया बी, इंडिविजुअल या फर्म। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पब्लिक गुड्स आर जनरली। सार्वजनिक वस्तुएं सामान्यतया होती हैं राइवल या प्रतिस्पर्धी, नॉन राइवल गैर प्रतिस्पर्धी, कॉस्टली महंगी या निजी। अब सार्वजनिक वस्तुएं निजी कैसे होंगी, महंगी? तो सामान्यतया सार्वजनिक वस्तुएं जैसे जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, उदाहरण के रूप में सड़क, तो वो महंगी होने का तो मतलब नहीं है। सस्ती होती हैं या लगभग फ्री होंगी या बहुत सस्ती होंगी। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई चीज़ें तो महंगी भी नहीं होगी। प्रतिस्पर्धी या गैर प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी या गैर प्रतिस्पर्धी के लिए हम पहले प्रतिस्पर्धी का अगर मतलब समझें तो प्रतिस्पर्धी होने से आशय ये है कि यदि कोई वस्तु एक व्यक्ति द्वारा उपभोग कर ली जाती है तो वह वस्तु किसी दूसरे उपभोक्ता के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। तो वो वस्तुएं अगर किसी एक के द्वारा उपभोग कर ली जाएं तो उसकी उपलब्धता अगर किसी दूसरे के लिए कम हो जाए, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं प्रतिस्पर्धी। और यदि किसी एक के द्वारा उपभोग करने से किसी दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता में कोई कमी ना आए तो वो गैर प्रतिस्पर्धी होंगी। तो अब अगर मान लें ये कोई सड़क बनी हुई है जो सार्वजनिक वस्तु है, अब इस पे किसी एक के चलने से किसी दूसरे के लिए सड़क की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी, तो ये होती हैं गैर प्रतिस्पर्धी। वहीं जो निजी वस्तुएं होती हैं, जैसे कोई ब्रेड का पैकेट अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं या कोई भी ऐसा सामान जो हम खरीदते हैं, तो जो वस्तु हम खरीद लेते हैं वह वस्तु केवल मेरे पास आ गई है। अब उस वस्तु को और कोई नहीं खरीद सकता है। यानी कि जो ब्रेड का पैकेट, अगर हमने एक पैकेट ब्रेड का ले लिया तो ये वाला एक पैकेट अब कोई नहीं खरीद सकता है, क्योंकि ये हमने खरीद लिया है। मान लेते हैं कि पूरे बाज़ार में कुल ब्रेड के पैकेट की संख्या 100 है, तो जो एक हमने खरीद लिया वो अब किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। 99 पैकेट जो बचे वो अन्य लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं प्रतिस्पर्धी, और जिनमें एक के द्वारा उपभोग करने पर किसी और के उपभोग में उपलब्धता में कमी नहीं आती है, वो होती हैं नॉन राइवल गैर प्रतिस्पर्धी। तो इसका आंसर हो गया
गैर प्रतिस्पर्धी। अगला प्रश्न फिर से देख लेते हैं कि सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। कार नहीं, निजी वस्तु है। सड़क, ये सही है। टीवी निजी वस्तु है। कमीज निजी वस्तु है। शिक्षा क्या है? एजुकेशन एज अ डीमेरिट, मेरिट, प्राइवेट, इन्फीरियर। तो हीन वस्तु नहीं है। हीन वस्तु यानी जो खराब क्वालिटी की वस्तुएं हैं। डीमेरिट भी वैसे ही है। मेरिट वस्तुओं से मतलब होता है वो वस्तुएं जो समाज के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और जिनके लिए सरकार बजट के माध्यम से व्यवस्था करती है। तो शिक्षा एक मेरिट वस्तु है। निजी वस्तु इसलिए नहीं कहेंगे, यद्यपि शिक्षा की उपलब्धता सरकार द्वारा भी कराई जाती है, निजी क्षेत्रों द्वारा भी कराई जाती है, इसलिए शिक्षा को जो है मेरिट वस्तुएं माना जाता है। एक तो ये कि आवश्यक हैं, बजट द्वारा इसका प्रोविज़न होता है, और मेरिट वस्तुओं की एक और विशेषता होती है कि इनमें धनात्मक बाह्य मितव्ययिता होती है, यानी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। 8वां प्रश्न है रक्षा सेवा क्या है? वो भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की दो विशेषताएं बहुत प्रमुख हैं। पहली कि इनके उपभोग से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो इसके लिए भुगतान करें या ना करें। तो इसको कहा जाता है नॉन एक्सक्लूडेबल। किसी को भी उपभोग से एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी होती है विशेषता नॉन राइवलरी, जो अभी हमने देखी कि किसी एक द्वारा की गई उपभोग से किसी और के लिए कमी नहीं आएगी। तो रक्षा सेवा सार्वजनिक वस्तु है। इसके लिए जो भुगतान करते हैं या कर देते हैं सरकार को, उनको भी सुरक्षा मिलती है, जो नहीं देते हैं उनको भी मिलती है, और एक को मिली सुरक्षा से किसी और की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आनी। मेरिट वस्तुएं दी जाती हैं, ऊपर भी देख चुके हैं। मेरिट वस्तु जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मेरिट वस्तुओं के उदाहरण हैं, समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये दी जाती हैं सामाजिक कल्याण के लिए। अब आ गया सवाल जो हमने अभी डिस्कस किया, नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है? गैर बहिष्करणीय का अर्थ क्या है? जिनके उपभोग से किसी को रोका जा सकता या रोका नहीं जा सकता। रोका नहीं जा सकता है उपभोग से। तो अब तक 10 प्रश्न हो गए हैं। आप लोग अगर अपना स्कोर भी गिन लेंगे कि आप 10 में से कितने सही कर पाए हैं, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 11वें प्रश्न पे। सार्वजनिक वित्त में क्या क्या शामिल है? पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स। तो ये सार्वजनिक वित्त का मतलब है सरकार की आय, सरकार का व्यय और सार्वजनिक ऋण। तो ये सब सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इनकम, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट, इन तीनों को मिला के कहते हैं सार्वजनिक वित्त। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। Who gave मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया है डाल्टन ने। और इसी सिद्धांत, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है, उसके हिसाब से सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ यानी मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस MSS और मार्जिनल सोशल बेनिफिट MSB जहां बराबर होंगे वहां पर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। ये सिद्धांत दिया गया है कि सरकार कितना टैक्स लगाए और कितना एक्सपेंडिचर करे।
टैक्स लगाएगी तो लोगों को त्याग होगा, एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों को लाभ होगा। तो टैक्स के कारण मिलने वाला सीमांत त्याग और एक्सपेंडिचर के कारण होने वाला सीमांत लाभ जहाँ पर बराबर हो जाएंगे, उतना अगर व्यय करेगी, ये दोनों बराबर रहेंगे, जितना सरकार टैक्स करेगी उतना ही एक्सपेंडिचर लेगी, ये माना जा रहा है। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर संतुलित बजट की, कि सरकार का बजट है संतुलित, जितना आय उतना व्यय। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वहाँ पे होगा जहाँ पर एमएसएस और एमएसबी यानी सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ दोनों बराबर होते हैं। तो अधिकतम सामाजिक लाभ कब होगा? जहाँ पर, ये आंसर हो गया हमारा। एमएसबी स्टैंड्स फॉर, एमएसबी का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट, सीमांत सामाजिक लाभ। एमएसएस के फुल फॉर्म मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। तो आंसर ए। अगला प्रश्न है, मिक्स गुड्स हैव फीचर्स ऑफ, जो मिश्रित वस्तुएं होती हैं उनमें फीचर कैसा है? केवल निजी का, केवल सार्वजनिक का, या सार्वजनिक और निजी दोनों का? नाम में ही मिश्रित है तो उनमें दोनों के गुण पाए जाएंगे, सार्वजनिक वस्तु के भी, निजी वस्तु के भी। टोबैको इज ए मेरिट गुड्स, नहीं, समाज के लिए जरूरी नहीं है, बजट के माध्यम से इसकी उपलब्धता नहीं सुनिश्चित की जाती है, सार्वजनिक वस्तु नहीं है, सरकार थोड़ी ना उपलब्ध करा रही है, सामाजिक भी नहीं है, डीमेरिट है। प्रश्न संख्या 18 पे पहुंच गए हैं हम। पब्लिक फाइनेंस क्या प्रमोट कर रहा है, क्या बढ़ावा देता है, किस चीज़ को? असमानता को बढ़ाने के लिए नहीं है, सरकार का उद्देश्य असमानता में कमी लाने की होगी, तो ये गलत हो गया। कल्याणकारी राज्य बनाना चाह रही है सरकार, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। एलोकेशन फंक्शन का मीन्स, एलोकेशन यानी कि आवंटन करना है सरकार को, किस चीज का? रिसोर्स का एलोकेशन, लाभ, निर्यात, व्यापार, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, देश के संसाधनों को आवंटन करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ वितरण कार्य जो है वो किससे संबंधित है? तो आय का वितरण, आय का ऐसा वितरण हो कि असमानता में कमी आ जाए। स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन फंक्शन यानी स्थिरीकरण कार्य संबंधित है किससे? मूल्य में स्थिरता से, रोजगार देने से, आर्थिक वृद्धि से। तो ये सभी काम हैं सार्वजनिक वित्त के स्थिरीकरण से संबंधित। 21 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। 20 प्रश्न तक आपको फिर से चेक करते रहना है हर 10 प्रश्न के बाद कि कितने सही हो गए हैं आपके। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य हस्तक्षेप बढ़ता है, कब बढ़ेगा राज्य हस्तक्षेप? जब जब बाजार अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो बाजार अगर विफलता है तो राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा। सार्वजनिक वित्त क्या कम करता है? पब्लिक फाइनेंस किसे रिड्यूस करना चाह रहा है? समानता को कम, क्यों समानता को कम करेगा? कल्याण को क्यों कम करेगा? वृद्धि को क्यों कम करेगा? असमानता कम करना चाह रही है सरकार या सार्वजनिक वित्त के माध्यम से। प्रश्न संख्या 24, गवर्नमेंट बजट इज ए पार्ट ऑफ, सरकारी बजट किसका भाग है? सार्वजनिक वित्त का। सरकार का बजट में भी आय व्यय होता है, कि सरकार का आय व्यय का विवरण बजट कहलाता है। फिर से, सामाजिक वस्तुएं किसके लिए होती हैं? सामाजिक कल्याण के लिए। निजी वस्तुएं होती हैं प्रतिस्पर्धी, गैर प्रतिस्पर्धी। सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिस्पर्धी होंगी, निजी वस्तुएं प्रतिस्पर्धी होंगी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 27, पब्लिक फाइनेंस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, सार्वजनिक वित्त किसके विकास में मदद कर रहा है? अर्थव्यवस्था के विकास में, केवल फर्म के विकास में, केवल व्यापार? तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए है। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य ध्यान देता है, कल्याणकारी राज्य कल्याण पे ध्यान देगा, सामाजिक कल्याण पे। पब्लिक फाइनेंस गतिशील क्यों है? क्योंकि ये समय के साथ बदलता रहेगा।
फिर से मेरिट वस्तु का उदाहरण क्या है? मेरिट वस्तु यानी मुख्य उदाहरण है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो आपको जरूर याद रखने हैं कि मेरिट वस्तुएं में शिक्षा और स्वास्थ्य आते हैं। सार्वजनिक वित्त महत्वपूर्ण है विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, सबके लिए ज़रूरत है। सभी देश कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं देती हैं गवर्नमेंट, सरकार सार्वजनिक वस्तुएं क्यों देती हैं? क्योंकि लाभ, सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना होता ही नहीं है। क्योंकि बाजार जो काम नहीं कर पाएगा, मार्केट कैन नॉट प्रोवाइड एफिशिएंटली, इसलिए सरकार सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता करती है। सार्वजनिक वित्त की मुख्य चिंता क्या है? फिर से सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, एक जैसे कुछ प्रश्न हैं। सड़क और पुल क्या हैं? सार्वजनिक वस्तुएं हैं। सार्वजनिक वित्त क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक न्याय, हानि और एकाधिकार, इनसे कोई मतलब नहीं है। आधुनिक सार्वजनिक वित्त आधारित है, ये भी कल्याण की अवधारणा पर आधारित है। सरकार आय कैसे प्राप्त करती है? सरकार टैक्स लगाती है, शुल्क लेती है, जुर्माना लगाती है, तो सभी तरीके से सरकार को आय हो जाएगी। निजी वित्त का मुख्य लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वित्त का लक्ष्य है कल्याण करना, निजी वित्त का लक्ष्य है लाभ कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पब्लिक फाइनेंस सुधारता है, पब्लिक फाइनेंस इम्प्रूव, क्या सुधारेगा? जीवन स्तर सुधारेगा, कल्याण के स्तर को सुधारेगा, देश के विकास को सुधारेगा, सब कुछ सुधारना चाहता है सार्वजनिक वित्त। तो आंसर हो गया डी। स्टेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके माध्यम से निभाएगा? सार्वजनिक वित्त में निभाता है भूमिका। प्रश्न संख्या 41, सार्वजनिक वित्त अध्ययन करता है। सार्वजनिक वित्त का मतलब ही है सरकार की आय जो कि टैक्स से होगी और सरकार का खर्च एक्सपेंडिचर, तो कर और व्यय का। सामाजिक कल्याण बढ़ता है, कब बढ़ेगा? अगर टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर अच्छे से किए जाएं, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका शून्य क्यों होगी? मिश्रित का मतलब है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भूमिका है, तो महत्वपूर्ण भूमिका होगी। थोड़ा सा बड़ा कर लें। सामाजिक वस्तु का उदाहरण, फिर से कार सामाजिक वस्तु नहीं, निजी है। जो पैसा खर्च करेगा उसके पास कार होगी। टीवी भी खरीदनी पड़ेगी, एसी भी खरीदनी पड़ेगी, और जो पैसे नहीं खर्च करेंगे उनको ये चीज़ें नहीं उपलब्ध होंगी, उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। और सार्वजनिक वस्तुओं में वंचन का गुण नहीं होता है। आंसर है पब्लिक पार्क, सार्वजनिक पार्क कोई भी जा सकता है। सार्वजनिक वित्त उपकरण है, किसका उपकरण है? राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति वो नीति जो सरकार के आय, व्यय और ऋण के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, कीमत स्थिरता को बढ़ावा देगी, ग्रोथ को बढ़ावा देगी, कल्याण को बढ़ावा देगी, आय, व्यय और ऋण के माध्यम से। तो सार्वजनिक वित्त राजकोषीय नीति का उपकरण है। सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य क्या है? बार बार वही बात कि सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य है कल्याण। अब तक तो आपको याद हो गया होगा ये। सार्वजनिक वस्तु की मुख्य विशेषता, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल, ये दो विशेषता हैं सार्वजनिक वस्तु की, याद रखनी है। सार्वजनिक वित्त मदद करता है गरीबी कम करने में, कल्याण में, विकास में, सभी में मदद करेगा सार्वजनिक वित्त। अब केवल 2 प्रश्न और बचे हैं हमारे। डाल्टन सिद्धांत किससे संबंधित है? डाल्टन के सिद्धांत का नाम है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, जो कि कर और व्यय का स्तर से निर्भर करता है कि कितना कर और व्यय किया जाए। तो आंसर ए।
सार्वजनिक वित्त का अंतिम लक्ष्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है। तो आज हमने यूनिट 1 पब्लिक फाइनेंस से 50 प्रश्न देख लिए हैं। आप इन्हें देखें और बिना उत्तर को देखें आप इन 50 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ये कमेंट में बताएं हमें। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।